नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आज के अपने लेक्चर 10 में। आई होप लेक्चर 1 to 10 जितने भी लेक्चर्स आपको अभी तक दिए जा चुके हैं आपने वो देख लिया है। यदि वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट में डाल दे रही हूँ, उस पर क्लिक करके वो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और आज अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों को, जिससे आप देखेंगे पेज नंबर 102 से ये स्टार्ट होगा। ये टॉपिक आपका किस बुक में? इस बुक में, ठीक है। तो वो लोग निकाल लीजिए और साथ साथ में पढ़ते जाइए। पेन और हाइलाइटर या पेंसिल और हाइलाइटर साथ में रखिएगा, चीज़ों को समझिए। और एक डायरी और पेन भी साथ में रखिए। जो होमवर्क देती हूँ उसे नोट करिए और उसका आंसर सर्च करने की कोशिश करिए कि जैसा कि बताया गया है कि 35 सवाल तो आपके 32 से 35 सवाल तो करंट अफेयर्स में आएंगे ही। उसके साथ साथ जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ उससे भी आप बहुत प्रश्न कर सकते हैं। लगभग 40 से 42 प्रश्न आप इसी किताब से कर सकते हैं अगर आप उस होमवर्क को भी फॉलो कर लेते हैं तो, ठीक है। तो ये बात है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नए हैं, मुझको नहीं जानते हैं, वो मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आपको सारे वीडियोस के लिंक, पीडीएफ इत्यादि अवेलेबल होंगे। लेकिन दृष्टि आई बुक का जो ये मैं पीडीएफ है ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। इसके लिए आप ये किताब मार्केट से ख़रीद लीजिए। 120 रुपये की लगभग किताब है। नहीं तो ऑनलाइन घटना चक्र का ऐप डाउनलोड करिए, उसमें 60-60 रुपये की, मेरे ख्याल से 50 रुपये की किताब आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगी। और वो पीडीएफ सेंड नहीं होता है, इसलिए सेंड नहीं हो सकती, अदरवाइज़ मैं कर देती। तो ये बुक खरीद लीजिए, क्योंकि बुक नहीं खरीदेंगे तो पीडीएफ का कलेक्शन होता रहेगा और आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो किताब खरीद लीजिए, ऐसा नहीं कि कहीं किताब नहीं मिलेगी। इस बुक की रीच हर जगह है, ये बुक ज़रूर खरीद लीजिए। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, फॉलो कर सकते हैं। चैनल को अब तक मेरे अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने से पहले अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए इस चैनल के बारे में और वीडियोस को शेयर करिए, ताकि वो सब भी इसका भरपूर लाभ उठा सके। क्योंकि जिस तरीके से मैं घटना चक्र का ये जो आई दृष्टि बुक करा रही हूँ वो मोस्टली जगह पे ऐसा नहीं कराया जा रहा है, सिर्फ लाइन टू लाइन पढ़ दिया जा रहा है। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती, कुछ पूछना है तो आप वहाँ पर कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हमें पता रहे कि कहाँ पर और संशोधन की ज़रूरत है या क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कल काफ़ी चीज़ें कवर की थी। कल अगर हमने क्या क्या कवर किया था मैं आपको बता देती हूँ। हमने नीतिगत दस्तावेज और घटनाक्रम इत्यादि कवर किया था, ठीक है। जिसमें हमने यूपी का बजट देखा था, यूपी का आर्थिक समीक्षा देखा था, ओवरऑल इंडिया का भी आर्थिक समीक्षा हमने कवर कर लिया है। तो जाके कल का लेक्चर 9 में आप वो सब देख सकते हैं। और आज जैसा कि मैंने कहा कि आज हम फुल्ली डेडिकेटेड हैं कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र को देखने वाले हैं। पेज नंबर 102 बुक में आपको ये मिलेगा। खोल लीजिए, देख लीजिए, पॉज करके फिर शुरू कर दीजिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मूलभूत पशुपालन, अब कृषि की बात करें तो कृषि की बात होगी तो पशुपालन तो अछूते हैं नहीं, क्योंकि सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले तभी तो कृषि पाई गई है ना, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी में क्या है कि पशुपालन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के वार्षिक संकलन जो है वो एक सांख्यिकी निकालता है, ठीक है। एक सांख्यिकी निकालता है जिसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बड़े टंग ट्विस्ट वाले नाम हो जाते हैं। उसका अनावरण किया है। और इसमें क्या क्या है कि उसने कई सारे, जैसे दुग्ध उत्पादन के बारे में, अंडा उत्पादन के बारे में, ठीक है, मांस उत्पादन के बारे में। इसमें देखेंगे विश्व में भारत की क्या स्थिति है, अगर हम यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो यूपी की क्या स्थिति भी है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत यहाँ पर पशुधन उत्पादों, जो पशुओं से जो उत्पादन हो रहा है उसके उत्पादन के अनुमान को यहाँ पर उन्होंने आंकड़ों को प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहले दुग्ध उत्पादन 2022-23 का आंकड़ा इन्होंने प्रस्तुत किया है। कहते हैं FAO, फाओ, यानी कि इसके बारे में पता करिएगा, होमवर्क है आपका। FAO क्या है, इसकी डिटेलिंग पता करके 1-2-4 लाइनें इसकी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं। FAO के अनुसार फाओ के अनुसार कुल दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। भारत क्या है, विश्व में पहले स्थान पर है, ठीक है। भारत विश्व में पहले स्थान पर है। इसके बाद कहते हैं यहाँ पर कि पिछले वर्ष, अगर पिछले वर्ष से हम तुलना करें तो दुग्ध उत्पादन कितना 3.83% होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे यहाँ पर 22-23 के दौरान यहाँ पर 21-22 की तुलना में कुल दुग्ध उत्पादन 3.83% की वृद्धि दर्ज की गई है इस वर्ष में, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, वर्ष 2023-22 के दौरान देश में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है। अब इसे रटना नहीं है,
4+5 कितना होता है, 9 होता है। तो इस तरह से याद रखिए कि भाई 9 ग्राम पर डे की व्यक्ति की यहाँ पर क्या है, उपलब्धता अवेलेबल है भारत में। ठीक है, वर्ष 2022-23 के दौरान आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान आपको देखने हैं कि टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं जो दुग्ध उत्पादन में टॉप 5 में है। हमें बेसिकली टॉप 3 याद रखना है। देखिए एक चीज़ समझा देती हूँ, जहाँ पर टॉप 1 पे, ठीक है, टॉप 1 पे जहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाए वहाँ तो आपको 2, 3, 4 नहीं याद करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पर टॉप 5 में ध्यान रखना है, जहाँ पर टॉप 5 में यूपी का स्थान पहला छोड़ के दूसरे या तीसरे या चौथे या 5वें नंबर पर है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि ऊपर से लेके पूरे जहाँ तक यूपी का स्थान है, मतलब जहाँ पर यूपी का स्थान नीचे है उसके टॉप 3 तो याद कर ही लीजिए क्या है उसमें यूपी का स्थान क्या है वो, और टॉप 3 के कौन है वो याद कर लीजिए। समझ आ रहा है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 5 राज्य जो हैं वो निम्न कौन कौन से, जैसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, दूसरा क्या है राजस्थान है, तीसरा क्या है मध्य प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितना 15.72%, राजस्थान में 14.44%। देखिए ज़्यादा अंतर नहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में 8.73%। तो टॉप 3 हमने ये देखा। अब कह रहे हैं, अब मज़ेदार बात देखिए, कह रहे हैं 22-23 में जो ये आंकड़ा आया है उसके दौरान देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध की जो उपलब्धता है ना उसमें टॉप 5 कौन है। तो बेसिकली कहने का मतलब तो ये होना चाहिए कि जहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्शन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो वहीं पर जैसे यूपी में मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि प्रति व्यक्ति जो दुग्ध की अवेलेबिलिटी है वो भी यूपी में होगी, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ तो यूपी का दूर दूर तक नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक है, प्रोडक्शन है, लेकिन पर व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता जो है वहाँ पर उतनी अवेलेबल नहीं है। तो वो कहाँ पर अवेलेबल है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादकता में भी राजस्थान दूसरे नंबर पर है और प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में भी राजस्थान दूसरे नंबर पर है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में यूपी कहीं कोई स्थान काबिज नहीं किया है। याद रहेगा, कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। इस तरह से पढ़ना है दिमाग लगा के, ये नहीं कि बस लाइन टू लाइन जो हाईलाइट्स है बस उनको पढ़ लिया, जो बुक में गाड़े गाड़े लिखे हुए बस उनको पढ़ लिया। उससे तो प्रश्न सबको पता है बनेगा, वो पढ़िए ना जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना और हमको नहीं पता है। ठीक है, अंडा उत्पादन 2022-23 जो है, अब अंडा दुग्ध उत्पादन देखा, अब अंडा उत्पादन में क्या है, एफएओ कहता है कि कुल अंडा उत्पादन के संदर्भ में भारत जो है विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है भाई, हो सकता है। इसके बाद अंडा उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले है आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका तेलंगाना। तो टॉप 3 जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर याद रखना है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है मांस उत्पादन में 22-23 के दौरान, तो भारत जो है विश्व में 8वें स्थान पर है इसमें एफएओ के अनुसार। तो एफएओ का बार बार जो नाम आ रहा है इसे जाके इंटरनेट पर सर्च करिएगा, होमवर्क में बताइए कि क्या है, कैसे क्या काम करता है। इसके बाद ऊन उत्पादन में देखेंगे तो इसको बस सरसरी नज़र से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ये हमने राज्यों के संदर्भ में देखा कि इसमें मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, ठीक है, ऊन उत्पादन, इन सब में। अब हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम देखें, केंद्र शासित प्रदेशों में या राज्यों के दौरान हम देखें, फिलहाल तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ऊन के उत्पादन में यहाँ देखेंगे 5 राज्य शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन से, जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ठीक है, गुजरात। तो टॉप 3 हमें ये भी याद रखना है, इसको याद रखिए, वो केंद्र शासित वाला भूल जाइए। ठीक है, तो ऊन के उत्पादन में, इत्यादि उत्पादन में हमने यहाँ पर जो है आंकड़ा को देखा है, तो याद रखना है। 1-2 बार निगाह से गुजरेगा, अपने आप याद हो जाएगा, तो बहुत प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रमुख फसलों का प्रोडक्शन में अंतिम अनुमान क्या है 2022-23 का, जो अंतिम लास्ट जो एक होता है ना प्रेडिक्शन, अनुमान गैस क्या है, तो यहाँ पर देखना है किसके द्वारा ये लाया जाता है। तो पहले समझिए कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा 22-23 के संदर्भ में प्रमुख फसलों के प्रोडक्शन के अंतिम अनुमान की फाइनल एस्टिमेट्स जारी किए गए हैं कि भाई कितना किसने कितना टन जो है लाख उत्पादन किया है। ठीक है, तो एक तरफ आपको फसलें दी गई और दूसरी तरफ उनका वर्ष दिया गया। तो यहाँ पर फसलों के उत्पादन की जो है बात की जा रही है। तो मैंने कल भी कहा था, जो फसलों के विषय में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अगर आप जैसे रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, ये क्या होती है, इनका टर्म क्या होते हैं, ये सब आपने पता किया कि नहीं पता किया? पता कर लीजिए, प्रश्न बनेगा 100%। आर वाले जो एकदम से अभी सोए हुए हैं ना, जाग जाइए, वहाँ से प्रश्न बनेगा आपके। पीसीएस में भी प्रश्न बनेगा, यूपीपीएससी में, लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हमें नोटिस करना है, जैसे कि कितने वर्ष लाख टन में सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कितने लाख टन का किया। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक सरसरी नज़र घुमा लीजिए,
यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि चावल जो है ना, प्रमुख फसलों में चावल ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर कितने उत्पादन लाख टन में किया, इतना किया 1357.55। फिर आप देखते हैं गेहूं का नाम आता है 1105.54, ठीक है, लाख टन इन्होंने उत्पादन किया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर कुल खाद्यान्न में यदि बात की जाए तो कुल खाद्यान्न में जो है 3296.87%, तो कुल खाद्यान्न कितना है 3296.87% है। लेकिन आप फिर टॉप 3 में देखेंगे तो कौन कौन से, चावल, गेहूं, फिर आपका आ जाता है यहाँ पर मोटे अनाज, ठीक है, 573.19। तो देखिए नहीं याद होगा तो घबराना नहीं है, नॉर्मल से देख के आपको निकल जाना, लेकिन देख लेना इसको। तो अगर हम टॉप 3 में अगर हम बात करें, सीक्वेंस याद करें, तो सबसे पहले चावल ने कितना लाख टन उत्पादन किया है, फिर गेहूं आता है आपका, फिर इसके बाद आपका आ जाता है मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज आ जाता है। मोटे अनाज में क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जाके किताब खोलिए और वहाँ से देखिए, इंटरनेट से डायरेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से देखिए। अगला टॉपिक क्या कहता है, बागवानी फसलों का उत्पादन, ठीक है, बागवानी फसलों का उत्पादन द्वितीय अग्रिम यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बागवानी की बात कर रहे हैं, तो बागवानी फसलों के बारे में आपको जानने के साथ साथ एक होमवर्क आपका ये भी है, यहाँ पर होमवर्क लिख देती हूँ। आपका होमवर्क इसमें क्या होना चाहिए, होमवर्क होना चाहिए कि जैसे एपी कल्चर, ठीक है, एपी कल्चर आपने सुना भी होगा, एपी कल्चर, सेरी कल्चर, ठीक है, एपी कल्चर प्लस आप देखेंगे सेरी कल्चर, तो ये सब क्या, इनके बारे में पता करिए ज़रा। एपी कल्चर, सेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ठीक है, ये सब सुना है कि एकदम नए नाम लग रहे हैं, नए नाम नहीं लगने चाहिए, बड़ा मुश्किल होगा अगर आपको नए नाम लग रहे हैं, तो जाके PYQ देखिए। एपी कल्चर, सेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ठीक है, फ्लोरी कल्चर, मेरे ख्याल से यही है, फ्लोरी कल्चर ही नाम है, फ्लोरी कल्चर, वो आप देखेंगे मिल जाएगा आपको, फ्लोरी कल्चर, ठीक है। इसके बाद आपका होता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर आता है, घाटी नहीं है, हॉर्टिकल्चर आता है। तो इस तरह के कई सारे ये जो है आपकी एग्रीकल्चर, ये एपीकल्चर, सेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, हार्टिकल्चर, इन सब के बारे में ज़रा डिटेल में पता करिए। ये आपको घटना चक्र जो होता है ना, घटना चक्र का पूर्णावलोकन, उसमें आपको मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स की बुक में भी आपको ये मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके देखिए, इससे बहुत प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल यूज़ नहीं, हटाना नहीं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की यहाँ पर बात करा, इसलिए मैंने आपसे ये सब पूछा है, ठीक है। बागवानी फसलों यानी कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में उत्पादन का दूसरा अग्रिम, सेकंड एडवांस एस्टीमेट जारी किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया गया है, फलों का उत्पादन कितना मिलियन टन का अनुमानित रखा गया है, सब्जियों का उत्पादन कितना मिलियन टन, तो अब ये चीज़ हर चीज़ तो याद हो नहीं सकती है, तो इसको छोड़ देना है, ठीक है, इसको बस एक बार देख लेना है, ऐसे रटने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हर आंकड़ा रटा नहीं जा सकता। यहाँ पर रवि फसलों, अब देखिए वही, अब रवि की फसल आई है, तो आपका काम क्या बनता है, रवि की फसलों की बारे में समझ लो जाकर। रवि की फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो विपणन है, जो बांटा गया है, वो सत्र 2024-25 के लिए वो कितना क्या रखने का प्रयास किया गया है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा रवि विपणन सत्र के लिए सभी अनिवार्य रवि फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मंजूरी दी गई है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा, पहले तो यही समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे, मेन हमें ये सब नहीं देखना है, हमें ये को इससे ना प्रश्न आएगा ना हम कर पाएंगे इतना, ठीक है। यहाँ पर मेन PT से जो प्रश्न बनने की संभावना है वो ये है कि रवि की फसलों के लिए न्यूनतम, रवि फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या रखा गया है, यहाँ पर वो देखना है। तो पहले तो PT में यही पूछ लिया जाएगा कि रवि की फसलें कौन कौन सी, तो गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड एंड सरसों, कुसुम यानी कि सॉफ्लावर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है रवि की फसलों के बारे में हमें कौन कौन सी फसलें हैं वो यहाँ याद रखना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे MSP में जो वृद्धि की गई है वो यहाँ देखना है। यहाँ पर MSP में संपूर्ण की बात की गई, लागत पर लाभ यानी कि रिटर्न रेट की बात करता है, किसकी, रिटर्न रेट की बात करता है, ठीक है, रिटर्न रेट कितना है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा, आप यहाँ पर नज़र ज़रा घुमाइए, विपणन सत्र 23-24 में रवि की फसलों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सबसे ज़्यादा किसका देखने को मिल रहा है आपको, संपूर्ण में सबसे ज़्यादा 425, ठीक है। पहले स्थान पर आपका क्या है, मसूर है, फिर इसके बाद दूसरे स्थान पर आपका रेपसीड एंड सरसों है, 200 है ये वृद्धि में, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखेंगे 200 है, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका कुसुम आ जाएगा, कुसुम आएगा, फिर तीसरे नंबर पर 2 काबिज है, कुसुम भी है और गेहूं भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि किसके अंतर्गत देखी गई, मसूर और रेपसीड के अंदर। तो सर्वाधिक वृद्धि किसके अंतर्गत देखी गई है,
सर्वाधिक वृद्धि किस में देखी गई है? मसूर, और यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देती हूँ, मसूर और रेपसीड सरसों में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। ठीक है, ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर 2 है आपका। ठीक है, फिर से लिख दूँ, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ये भी है और ये भी है, क्या है? गेहूँ। ठीक है, तो ये रिटर्न रेट यहाँ पर दिया गया, रिटर्न रेट यहाँ पर मैटर नहीं करता। एमएसपी में वृद्धि में इस तरह से दिखाना कितने पैसे की वृद्धि यहाँ पर उसमें करके दिखाई गई है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर रबी अभियान कहता है, ये जो कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है उसमें रबी अभियान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि देखिए यहाँ पर काफ़ी चिट्ठा दिया गया है, कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन, ये वो, लेकिन हमें क्या याद रखना है, यहाँ पर मेन चीज़ हो सकता है आपसे यहाँ से प्रश्न बन जाए कि सम्मेलन में रबी की जो फसल का जो रबी अभियान की जो बात करा उसके अंतर्गत दलहन और तिलहन के लिए अगले 5 वर्षों के लिए विज़न प्रस्तुत किया गया है। तो रबी अभियान के अंतर्गत दलहन और तिलहन के लिए अगले 5 वर्षों का विज़न प्रस्तुत किया गया है। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट है कि दलहन के लिए 2025 तक 325.7 लाख टन का लक्ष्य रखने का उद्देश्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो राष्ट्रीय सम्मेलन जो रबी अभियान हुआ इसके अंतर्गत आपको ये याद रखना है। अब इसके साथ कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन खरीफ अभियान, अभी हमने रबी अभियान देखा, अब खरीफ अभियान देख रहे हैं 23-24 का। तो ये क्या है, खरीफ जो अभियान है ये एक स्थानीय डाटा के लिए एक एकीकृत इंटीग्रेटेड ऐप जो है, इंटीग्रेटेड ऐप का क्या नाम है, कृषि मैपर का उद्घाटन करता है। तो इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा कृषि में भू स्थानिक डाटा यानी कि जियोस्पेटियल डाटा इन एग्रीकल्चर, तो खरीफ अभियान के अंतर्गत क्या हुआ है कि कृषि मंत्री द्वारा कृषि में भू स्थानिक डाटा के लिए एक इंटीग्रेटेड ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है कृषि मैपर। और कृषि मैपर किससे संबंधित होगा? भूस्थानिक डाटा के लिए। और कब लाया गया? खरीफ अभियान के दौरान लाया गया। तो ये याद रखना है, खरीफ कैंपेन के द्वारा लाया गया है। इस तरह से डायरेक्ट एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, इसके बाद कृषि में क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 19% योगदान है। जो एग्रीकल्चर है वो भारत का जीडीपी का 19% उसमें योगदान है और देश की लगभग 2/3 आबादी इस क्षेत्र पर निर्भर करती है, हमने पहले भी समझा था। ठीक है, तो 2/3 आबादी क्या है? कृषि पर निर्भर करती है। और जीडीपी का, पूरे भारत की जीडीपी का जीडीपी में कृषि का लगभग 19% योगदान है। ठीक है, और लगभग पूरी जनता जो है 2/3 आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका और आ जाता है कि सम्मेलन में सरकार के द्वारा देश भर में 3.25 लाख से अधिक उर्वरक दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये केंद्र इस केंद्र के अंतर्गत क्या होगा? तो ये ऐसे के, यहाँ पर देखिए, ये ऐसे केंद्र होंगे जहाँ किसान न केवल उर्वरक और बीज खरीद सकते हैं बल्कि मिट्टी का परीक्षण भी कर सकते हैं और खेती की तकनीकों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र क्या है। तो इसमें ना केवल किसानों को उर्वरकों के बारे में जानकारी मिलेगी, बीज खरीद सकते हैं इसके द्वारा, मिट्टी का परीक्षण कैसे किया जाए ये जान सकते हैं और खेती की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है अगला टॉपिक है लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना। यहाँ तक हमने समझ लिया। यहाँ तक चीज़ों को समझने में कोई असुविधा है, कोई दुविधा है तो अभी कमेंट कर दीजिए, आपको उसका तुरंत आंसर मिल जाएगा। कभी कभी ऊपर नीचे लेट हो जाता है लेकिन सब्र रखिए, मिलेगा आंसर ज़रूर। लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना आई है। तो यहाँ पर क्या है, 6th सेंसस ऑन मिरर इरिगेशन स्कीम रिपोर्ट जारी की गई है लघु सिंचाई योजना पर छठी जनगणना। ठीक है, अब छठी गणना, अब ये 6th सेंसस ऑन मिरर इरिगेशन जो स्कीम है लघु सिंचाई योजना पर छठी गणना, ये 22-23 में नहीं आई है, ये लाई गई थी 17-18 में। ठीक है, छठी सिंचाई लघु गणना 32 राज्यों केंद्र शासित को पूरी की गई 2017-18 में लाई गई थी क्योंकि उस वक्त सरकार चेंज हुई थी, तो उस वक्त का आंकड़ा यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर क्या है कि देश में उपलब्ध 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाओं में, अब यहाँ पर कह रहा है कि जो जल संसाधन है ना, जल संसाधन कितने प्रकार के हमारे यहाँ कितना हिस्सा कवर करते हैं, कौन कौन से जल संसाधन हैं जो कितना कितना हिस्सा कवर करते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमारे भारत में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना, पीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, इसको मैं थोड़ा और कम करती हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि देश में उपलब्ध कितने मिलियन लघु सिंचाई की है ये योजनाओं में, आप देखेंगे जो भूजल है वो
8% कवर करता है, यानी कि ग्राउंड वाटर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे सतही जो जल है यानी कि सरफेस वाटर आपका 5.2% योजनाओं में कवर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि योजनाओं में आपने देखा ग्राउंड वाटर कितना जो है 94.8%, और इसके बाद जो सरफेस वाटर है 5.2% कवर करता है। ठीक है, 2017-18 की गणना है। यहाँ पर फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है कि देश में सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो लघु सिंचाई योजनाओं में क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद का है महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में, आप इसको चाहे तो देख लें वरना छोड़ सकते हैं। इसके बाद ग्राउंड वाटर में अगर हम देखें योजनाओं में सबसे अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। टॉप 3 हमें ध्यान रखना है। उत्तर इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश टॉप 1 पे किसमें, ग्राउंड वाटर में। तो ग्राउंड वाटर के नाम से याद रखना है। अग्रणी राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। इसके बाद आप देखेंगे सतही जल में, ठीक है, यानी कि सरफेस वाटर की योजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना टॉप 3 में आते हैं। यूपी का आपका कहीं नाम नहीं है। तो ग्राउंड वाटर में यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, यानी कि यूपी टॉप 1 पे है। इसके बाद सतही सरफेस वाटर में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना है। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही ज़रूरी था किसके अंतर्गत, जो हम पढ़े थे लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना 2017-18 के साथ इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2017-18 की ये गणना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि लेटेस्ट पूछा गया तो लेटेस्ट में हो सकता है, 17-18 की है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना। ठीक है, तो ये क्या है कि भारत सरकार के द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि यानी कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पशुधन क्षेत्र में के लिए पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रारंभ की गई। किसके द्वारा, AHIDF के द्वारा क्रेडिट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया गया है, प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें क्या है कि पशुधन क्षेत्र में जो MSMEs उद्यम है ना, उनको जोखिम मुक्त ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा यहाँ पर देना है। यानी कि यहाँ पर पशुधन के क्षेत्र में लगे जो MSMEs हैं उनको जोखिम मुक्त ऋण देना है ताकि वो सुचारू रूप से इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ठीक है, क्रेडिट गारंटी फंड की बात करता है, और यहाँ पर क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना जो की गई है वो पशुपालन डेयरी विभाग के द्वारा यहाँ पर कितने करोड़ रुपए के साथ इसको शुरू किया गया है। और जो यहाँ पर देखेंगे जो भी इसके पात्र होंगे, जो भी ये फंड लेंगे, वो ऋणदाता संस्थाओं के द्वारा MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के 25% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज का प्रदान करेगा। ठीक है, तो कितना कवर प्रदान करेगा, 25%। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो निधि का प्रबंधन है वो नबार्ड द्वारा किया गया। ये जो फंड है ना, उसका जो प्रबंधन है वो नबार्ड के द्वारा किया गया। तो नबार्ड के बारे में यहाँ पर आपको ज़रूर पढ़ लेना। तो आपका होमवर्क है, नबार्ड के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कृषि के बारे में पढ़ना है तो आप इससे अछूते नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये हमने कवर कर लिया। इसमें कुछ खास था नहीं, इसमें ये कि ये जो क्रेडिट गारंटी जो स्कीम है, ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम पशुपालन अवसंरचना विकास जो फंड है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पशुधन क्षेत्र के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी स्कीम को लाया गया है। और ये जो फंड है वो उसका प्रबंधन नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक क्या कहता है, अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया। अब अराकू कॉफ़ी से क्या आपके दिमाग में आना चाहिए कि घाटी, अराकू एक घाटी का नाम है। अराकू क्या है, एक घाटी का नाम है, पहली चीज़। ठीक है, अब घाटी के बारे में आया तो जैसे मेरा हमेशा से रहता है कि जब भी इस तरह के प्रश्न आपसे करंट अफेयर्स में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसके बेसिक में ज़रूर जाना है। करंट में मुद्दा बना है तो बेसिक से वो प्रश्न बनाएगा। बेसिक क्या, जैसे घाटी। ठीक है, तो अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि घाटी के बारे में जानिए। क्या जानना है कि भारत में कितने प्रकार की घाटियाँ इत्यादि हैं। ठीक है, प्रमुख घाटियाँ कितने प्रकार, कितनी प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी भारत के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में और वर्ल्ड के संदर्भ में आप जानिए। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको सब कुछ मिलेगा ये। फिर अब जैसे कॉफ़ी की बात कर रहा है, ठीक है, अराकू घाटी में कॉफ़ी मिला है और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र मिला है, इसका मतलब है वहाँ पर कुछ मिट्टी में भी कुछ प्रकार होगा। ठीक है, तो ये जो आप देखेंगे अराकू कॉफ़ी की जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अराकू घाटी में बेसिकली आप देखेंगे लाल लेटराइट, ठीक है, लाल
लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है ना, ये कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए, ये जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। तो अब यहाँ पर लाल लेटराइट मिट्टी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर आपका ड्यूटी क्या बनती कि मिट्टी के बारे में पूछ रही हूँ तो आपको जानना चाहिए कि भारत के संदर्भ में एटलीस्ट मिट्टी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उसके अंदर क्या क्या जीवाश्म इत्यादि या जो भी है क्या क्या पाया जाता है वो देखिए, और वो किस एरिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसका प्रोडक्शन किस चीज़ में हेल्प करता है, वो सब आप वहाँ पर ज्योग्राफी में PYQ आपको सर भी करा रहे हैं, वहाँ भी मिलेगा। लेकिन आप खुद से भी घटना चक्र के पुनरावलोकन में इसको जाके देखिए, ठीक है। लेकिन अराकू जो घाटी है वो कहाँ है, तो इसको यहाँ पर लिखा गया है बेसिकली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है। और ये इसको जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा किसको, अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च की फसलों के लिए, ठीक है। ये जैविक प्रमाण पत्र को जो है आधारिक रूप से NPOP यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस जैविक प्रमाण पत्र को किस नाम से जाना जाएगा, NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को ये जैविक दर्जा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये जो यहाँ पर गिरिजन की बात करें, गिरिजन कोऑपरेटिव, देखिए गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन GCC को ये जो जैविक दर्जा मिल रहा है ना, ये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसके द्वारा ये जो है कॉरपोरेशन को ये जैविक दर्जा जो है प्रदान किया जाएगा, किसको, गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को जैविक दर्जा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा, यानी कि एपेडा के द्वारा GCC को जैविक दर्जा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर कह रहा है कि कॉफ़ी की खेती आंध्र प्रदेश के हरी भरी अराकू घाटी में है, संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र में की जाती है, पारिस्थितिकी तंत्र में की जाती है, जो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए एक बेहतर क्षेत्र बताती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे ये जो घाटी का जो मौसम है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए काफ़ी विशेष है। अब ऐसा क्या है, तो इसकी मिट्टी भरपूर आयरन से भरपूर है, ठीक है। यहाँ पर उत्पादित होने वाली कॉफ़ी धीरे धीरे पकती है, एक ये ध्यान रखना है, और विशेष सुगंध भी इसमें बनती है, तो इसलिए ये खास है, इसलिए तो इसका नाम यहाँ पर जैविक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात की जा रही है ना। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 106 पे आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 106 नहीं होगा एक्चुअली, ये 101 आ गया है, रुकिए ज़रा मैं इसको चेंज कर देती हूँ। तो देखिए उसी कड़ी में हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्या जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने देखा अराकू घाटी की जो लाल लेटराइट मिट्टी के बारे में था, तो उसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं। तो लाल लेटराइट मिट्टी इस कॉफ़ी की पैदावार के लिए बेहतर मानी जाती है। वहीं आप देखेंगे कि कॉफ़ी की पैदावार विशेष तौर पर कार्बनिक पदार्थ युक्त अम्लीय मिट्टी में होती है, तो ये विशेषता इसी की है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ युक्त अम्लीय मिट्टी में कॉफ़ी पैदा होती है, इस वजह से पौधों को पोटेशियम खूब मिलता है, जबकि इसमें फॉस्फोरस कम होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो हमें याद रखनी, जब हम मिट्टी इत्यादि पढ़ेंगे तो उसमें भी है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब खरीफ की फसलों के लिए MSP का विपणन यहाँ पर दिया गया है। हमने अभी रबी की फसलों का देखा था, अब खरीफ की फसलों के लिए है। तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें कौन कौन सी है, इनकी बुआई कटाई इत्यादि के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब ये देखिए खरीफ की विपणन के लिए न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर जो दिया गया है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इससे एक चीज़ PT में ये पूछ सकते हैं कि जो खरीफ की फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो कुछ यहाँ पर दी गई हैं आपको, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऊपर ना पढ़ के सीधे नीचे इसके डाटा पे आते हैं। यहाँ पर फसली दे MSP 22-23, MSP 23-24 में कितनी, 22-23 से तुलना में MSP में कितनी वृद्धि हुई है, लागत से अधिक लाभ में कितने % में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप ध्यान देंगे तो मूंग में आपको जो है कितना रुपये, 803 रुपये, ठीक है। 803 रुपये की आपको यहाँ पर वर्ष 2023 की तुलना में MSP की वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद आपको देखने को मिलती है मूंगफली में 525 रुपये। तो पहले पोजीशन पे मूंग आ गया, दूसरे पोजीशन पे आपका मूंगफली आ गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे मूंगफली आपका एक्चुअली तीसरे नंबर पर आएगा, मूंगफली आपका तीसरे नंबर पर आएगा, इसमें 527 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दूसरे नंबर पर आपका आएगा तिल, तो 805 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे ज़्यादा टॉप 3 में देखेंगे मूंगफली, तिल और फिर मूंग,
तिल आएगा, फिर आपका आएगा मूंगफली। तो फसलों में जो एमएसपी की तुलना में वृद्धि हुई है 22-23 में, जो वृद्धि हुई है वो आपका मूंग में हुई है, फिर तिल में हुई है, फिर मूंगफली में हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बस इतना याद रखना है और कुछ इसमें खास याद रखने लायक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक सेम आपका है बागवानी फसलों का उत्पादन। ठीक है, बागवानी फसलों का जो उत्पादन है यहाँ पर याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेगा। बागवानी फसलों के उत्पादन में सबसे पहले देखना है कि सब्जी उत्पादन में 5 शीर्ष राज्य कौन से हैं, फिर फल उत्पादन में 5 राज्य कौन से हैं, फिर इसका समग्र बागवानी उत्पादन में 5 राज्य, पूरे बागवानी उत्पादन में 5 राज्य कौन से हैं, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा बागानी फसल प्लांटेशन क्रॉप्स में 5 राज्य कौन से हैं। अभी इसको समझेंगे, देखिए कहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है वो भी समझेंगे। तो सब्जी उत्पादन में 5 राज्यों में सबसे पहले तो आपका यूपी आता है पहले नंबर पर। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल आता है, फिर आपका तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। तो यूपी आ रहा है, इसलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि सब्जी उत्पादन में यूपी तो पहले स्थान पर है। ठीक है, अब फल उत्पादन में आप देखेंगे यूपी तीसरे नंबर पर है, इसलिए टॉप 2 आपको ज़रूर याद करना है, आंध्र प्रदेश और दूसरा है आपका महाराष्ट्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी के लिहाज से भी, क्योंकि यूपी इसमें तीसरे स्थान पर है फल उत्पादन में, तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र उससे पहले हैं। ठीक है, अब समग्र पूरे बागवानी उत्पादन में 5 राज्य देखा जाए तो उसमें यूपी ही है पहले नंबर पर। ठीक है, ओवरऑल अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे में यूपी ही है पूरे समग्र बागवानी उत्पादन में। अगर उसमें से हम फल की बात करें या सब्जियों की बात करें तो इसमें अलग अलग स्थान है, लेकिन पूरे समग्र बागवानी में टॉप में यूपी ही है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं, इसी के बाद पेज नंबर आप आएंगे 107 पे, यहाँ पर लिख रहे हैं बागानी फसल। अभी हमने पढ़ा था बागवानी, अब ये बागानी यानी कि प्लांटेशन क्रॉप्स में शीर्ष में कौन है, यहाँ पर देखिए यूपी कहीं पर भी नहीं, क्योंकि टॉप पर कर्नाटक में है। अब याद क्या करना है, देखिए बागवानी और बागानी में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बागवानी। ठीक है, बागवानी, ठीक है बागवानी, और इसके बाद आपका यहाँ है बागानी। बागानी मतलब कि प्लांटेशन क्रॉप्स की बात कर रहा है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो बागवानी में टॉप 1 पे कौन है, आपका यूपी है। टॉप 1 पे कौन है, यूपी है। और बागानी में टॉप 1 पे कौन है, आपका कर्नाटक है। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। बागवानी में आपका टॉप 1 पे कौन है, उत्तर प्रदेश आपका, और बागानी में कर्नाटक है। तो आपके लिए ये क्या हो सकते हैं, टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। टर्निंग पॉइंट क्यों हो सकते हैं, क्योंकि आपसे बागवानी और बागानी में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। बागवानी लिख के देख देंगे कि इसमें कर्नाटक टॉप पे है, और बागानी में लिख देंगे यूपी टॉप पे, जबकि बागवानी में यूपी टॉप पे है और बागानी यानी कि प्लांटेशन क्रॉप्स में कर्नाटक फर्स्ट पे है। अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़े, अब यहाँ पर फल सब्जी मसाला बागान फसलों के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य, और यहाँ पर इसकी बात कर रहा है। तो कुल फल के संदर्भ में आप देखेंगे, कुल फल में तो आंध्र प्रदेश है, द्वितीय फर्स्ट पोजीशन पे आंध्र प्रदेश है, द्वितीय में महाराष्ट्र है, तृतीय पे आपका उत्तर प्रदेश है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि अब आम के संदर्भ में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है, उत्तर प्रदेश आम के संदर्भ में। ठीक है, अमरूद में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके बाद आप मस्क मेलन में देखेंगे उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद कुल सब्जी के उत्पादन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान, यानी कि कुल फल में उत्तर प्रदेश, कुल फल में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, और अगर कुल सब्जियों में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और सब आलू में भी उत्तर प्रदेश है, देखेंगे हमारी अधिकतर सब्जी में 90% आलू ही दिखता है। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पर याद रखना है कि कौन से स्थान पर उत्तर प्रदेश है, फिर उसके आगे पीछे की चीज़ें याद रखनी है। तो पहले स्थान पर कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश है, अमरूद में, मस्क मेलन में, और जितनी भी सब्जियाँ उसमें, और आलू में। ठीक है, सेकंड पोजीशन में आम के दौरान सेकंड में आपको दिखता है, और उत्तर प्रदेश, और कुल फल में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है, बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स के पीछे मत भागना, क्योंकि पूछेगा नहीं, पूछेगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना फैक्ट कोई याद कर ही नहीं सकता। और ऐसे प्रश्न में क्या होता है ना, अगर इस प्रकार के बहुत ज़्यादा फैक्चुअल देते तो 90% उसमें सही होता है वो फैक्ट। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है इतना थोड़ी ना बच्चा याद कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पर आलू टमाटर ये क्या है, आप देख सकते हैं टमाटर में मध्य प्रदेश है, प्याज में महाराष्ट्र है, बैंगन में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो टमाटर में मध्य प्रदेश है, प्याज में महाराष्ट्र है, बैंगन में पश्चिम बंगाल है, इसमें यूपी कहीं नहीं काबिज है। क्लियर है। अगला है हमारा यहाँ पर दूसरा टॉपिक क्या कहता है, वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन। तो आप देखेंगे जो श्री अन्न सम्मेलन है, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा वैश्विक मोटे अनाज और मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और इस
इस माफ़ी चाहती हूँ, इस उद्घाटन के दौरान जो है प्रधानमंत्री ने डाक टिकट और स्मारक सिक्के का भी विमोचन किया। अब कितनों कौन से नंबर का सिक्का था, क्या कितने का था ये नहीं पता, लेकिन डाक टिकट और स्मारक सिक्के का इन्होंने विमोचन किया है, हमें याद रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, ICR के भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को वैश्विक उत्कृष्ट केंद्र घोषित किया। किसको वैश्विक उत्कृष्ट केंद्र घोषित किया है? भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान को किया गया है। पर किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मोटे अनाज में राज्य के अनुसार क्या उत्पादन प्रोडक्शन है 2021-22 में? ये चौथा अग्रिम अनुमान है, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले सबसे ज़्यादा कावेज जो है मोटे अनाज में राजस्थान है, तो पहले स्थान पर यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे स्थान पर आपको कौन दिख रहा है? यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके बाद तीसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, इसलिए टॉप 2 आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस संदर्भ में? मिलेट्स यानी कि श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज में राज्यवार में कितना उत्पादन होता है? सबसे पहले राजस्थान में होता है 27%, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 15% और 14% है यूपी में आपका। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि कल जो लेक्चर आपका आने वाला है, लेक्चर कौन सा आपका आएगा कल लेक्चर आएगा आपका 11, तो उसमें हम उद्योग क्षेत्र से उसको आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर इतना ही समाप्त करते हैं। प्लीज़ अगर वीडियोस को लाइक करना नहीं शुरू किया है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिले। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जो भी नए प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर लॉन्च किए जा रहे हैं उसको निरंतर देखें, चाहे वो UPPSC हो, चाहे वो RO ARO हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से UPSC के लिए भी कुछ नए प्रोग्राम्स हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। निरंतर हमारे साथ बने रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।